गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कुछ पढ़ा था थोड़ा कि किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। चित्र में एक कुंडली को धारामापी से जोड़ते हैं। अगर छड़ चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप आता है, अर्थात कुंडली में धारा बहती है। धारा का मान चुंबक व कुंडली के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। गति अगर तीव्र गति से कोई कुंडली है, उस कुंडली के पास अगर तेजी से चुंबक लाते हैं तो धारा में वृद्धि ज़्यादा होगी। अगर धीरे धीरे लाएंगे तो गति कम होगी, गति कम होगी तो विक्षेप भी कम आएगा। ठीक है, तो सापेक्ष गति पर भी निर्भर करता है। किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यह परिभाषा याद करोगे और परिभाषा याद करके आप वो चित्र बनाओगे। अगर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं परिभाषा पूछे तो आप परिभाषा के साथ वो डायग्राम भी बनाओगे। ठीक है, अब इसकी व्याख्या। जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी कुंडली आप ले सकते हैं। कोयला आपको पता है कुंडली घेरे बने हुए खूब सारे। स्प्रिंग आपने देखी होगी, पहले स्प्रिंग आती थी उस पर, ठीक है ना। आप नोट्स बनवाते हैं तो नोट्स में जो कॉइल बनी रहती है ना, देखो ऐसी ये कुंडली है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो है ये कॉइल है, ये ठीक है, दिख रहा है ना, ये स्प्रिंग, ये तो ऐसी कुंडली बनी हुई है। और ऐसी कुंडली में और चुंबक को अपन गति करवाते हैं, दूर ले जाते हैं, पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, पास लाते हैं, तो क्या होगा। चुंबक, कोई भी चुंबक है, उस चुंबक के पास में हमने चुंबक क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी, याद है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के पास में ज़्यादा सघन होती है। सघन का मतलब पास पास होती है, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे अपन चुंबक से दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो जब क्या करते थे वो कुंडली मैंने आपको दिखाई, वो कुंडली है, उस कुंडली के पास तेजी से चुंबक लाएंगे, तेजी से पास में चुंबक लाएंगे तो क्या होगा, वो जो वहाँ से क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, चुंबक से जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, वो क्षेत्र रेखाएं उन कुंडली के अंदर से गुजरेगी। ये देखो ये क्षेत्र रेखाएं निकल रही है ना, ये क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अंदर से गुजर रही है ना। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो पास में जो कुंडली है उसमें से देखो, इसमें से 4 गुजर रही हैं, इसमें से 3 गुजर रही हैं, इसमें से 2, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये भी बाहर निकल गई, इसमें से 2 निकल रही है, इसमें से 2 और इसमें भी 2। ठीक है ना, तो इसका मतलब चुंबक से जैसे जैसे दूर जाते हैं, जैसे जैसे चुंबक से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होती जाती हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है। तो आप सोचिए कि चुंबक दूर है तो इस कुंडली में से जो निकलने वाली रेखाओं की संख्या है वो कम होगी। जैसे अपन कुंडली को पास लाएंगे तो उन लूप में से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी ना। हमने फ्लक्स पढ़ा था, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, पानी का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो किसी भी फ्रेम में से ये फ्रेम लिया था, इस फ्रेम के अंदर से पानी निकल रहा है, ठीक है ना। तो पानी की जितनी मात्रा होगी, पानी ज़्यादा जाएगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, पानी की मात्रा कम जाएगी तो फ्लक्स कम होगा, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है ना, ये मान लो आपके पास में यही है और एक अपन चुंबक मान लेते हैं, कोई भी चुंबक है। पेन यहाँ नहीं रखा हुआ अभी मेरे पास, ये मान लो चुंबक है, ये चुंबक है, ठीक है, ये कुंडली है, इससे क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, अगर ये दूर है तो इस लूप में से क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम निकलेगी। ठीक है ना, क्योंकि इस चुंबक से जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही है जैसे जैसे निकलेगी वैसे से क्या होगा, दूर होते जाएंगी वो। ठीक है ना, तो फैलेंगी तो इसमें से क्षेत्र रेखा कम निकलेगी। जैसे इसको अपन पास लाएंगे, गति करवा के पास लाएंगे तो क्या होगा, इस लूप
रूप में से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब फ्लक्स बढ़ जाएगा। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ये कुंडली है, मैंने एक ही घेरा लिया है, खूब सारी कुंडलियाँ ऐसे होती हैं बनी हुई, जैसा कि आपने यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो ये कुंडली आपके पास में है, इस कुंडली के पास आप गति करवा रहे हैं चुंबक को, ये गति करवाई आपने चुंबक को, और जैसे ही पास लाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा, और इसको दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स का मतलब आप समझ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो इसके अंदर से गुजर रही है वो संख्या। दूर है तो मान लो 2 गुजर रही हैं, जैसे पास लाएंगे तो 4 गुजरने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये किसी भी कुंडली के पास चुंबक को लाने पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती है, अर्थात फ्लक्स बढ़ता है, और जैसे अपन उसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती है, अर्थात फ्लक्स कम होगा। जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली के काट में से, कुंडली के काट मतलब ये घेरा, ये वाला, ये घेरा, इसको बोलेंगे काट, घेरा जो है, से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में निरंतर परिवर्तन होता है। जैसे अपन पास लाएंगे, पहले 2 गुजर रही थी, फिर 3 गुजरेगी, फिर 4 गुजरेगी, फिर 5 गुजरेगी, परिवर्तन हुआ ना। फिर अपन दूर ले गए तो 5 से फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, ऐसे चेंज होगा, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब आप जानते हैं, अभी मैंने दोबारा आपको बता दिया कि इसमें से, इस कुंडली में से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उसी को अपन कहते हैं फ्लक्स। फैराडे ने बताया किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब इसके अंदर से फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके अंदर एक धारा उत्पन्न हो जाती है, इसके कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है, ठीक है ना। कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ये किसने बताया, फैराडे ने। तो आपके पास में 2 वैज्ञानिकों के नाम आए, एक तो ओरेस्टेड ने क्या बताया, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र का बनना। दूसरा वैज्ञानिक है फैराडे, उसने क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र का बनना। दोनों उल्टे हैं। जब ओरेस्टेड ने एक काम किया तो फैराडे ने सोचा कि इसका उल्टा भी संभव है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो फैराडे ने क्या बताया कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये बात समझ में आ गई, फ्लक्स का मतलब समझ में आ गया। चुंबकों को गति करवाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों होगा, वो बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब है विद्युत धारा जनित। इसमें एक डाउट आया हुआ था एक बच्चे का कि जो निबंधात्मक प्रश्न है उसमें कोई क्वेश्चन होगा जो नोट्स में नहीं करवाया हुआ होगा, तो वो मैं देख लूँगी, अगर कोई होगा तो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में निबंधात्मक के क्वेश्चन अपन दोबारा देख लेंगे। हाँ, तो विद्युत धारा जनित्र, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को घुमाना। जैसे पवन चक्की आपने देखी होगी, पवन चक्की देखिए ना, हवा से वो घूमते हैं, पंखे घूमते हैं, ठीक है ना। अपने स्कूल से भी आपने देखा होगा, छत पे अगर गए होंगे स्कूल में आप तो वहाँ सामने पवन चक्की लगी है, ऊपर दूर से एकदम क्लियर दिखाई देती है, ठीक है ना। तो वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा अपन दे रहे हैं उसको, यांत्रिक ऊर्जा देकर किसी चीज़ को घुमाना। जैसे पंखा घूमता है, पंखा घूमता है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, किसी चीज़ को घुमाना, गति करवाना, ये सब क्या यांत्रिक ऊर्जा होती है। देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। ये मेन चीज़ है यहाँ पर, विद्युत
चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। और कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दो चीजें सामने आएंगी इसमें आपके। पहली बात, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है, और दूसरी बात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अब आपने एक बात देखी है, देखते ही हमेशा अपन करते ही है, स्विच ऑन करते हैं ना, तो पंखा चलता है। तो आप ये बताइए कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है? विद्युत ऊर्जा, लाइट जाती है क्या होता है? पंखा बंद होता है ना। तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। यहाँ से करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है और पंखे को घुमाती है। ठीक है ना। मतलब यांत्रिक ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं। इसमें क्या करें? उल्टा कर रहे हैं। इसमें उल्टा कर रहे हैं, पहले घुमाओ, पंखे को किसी से घुमाओ, घुमाने पर और फिर विद्युत प्राप्त करो। इसका सीधा साधा उदाहरण है पवन ऊर्जा होती है। पवन चक्की से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो विद्युत ऊर्जा है। ठीक है ना। तो अपन जनरेटर कैसे बनाते हैं? धारा जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। आपने अपने घरों में उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, इस्त्री, प्रेस, टोस्टर, फ्रिज इत्यादि प्रत्यावर्ती स्रोत से चलते हैं। अपने घरों में ये जो उपकरण है, ठीक है ना, ये किससे चलते हैं? प्रत्यावर्ती स्रोत से चलते हैं। शादी विवाह में मैरिज हॉल या मैरिज गार्डन में आपने देखा होगा, जब बिजली बंद हो जाती है तो लाइट डेकोरेशन को चालित करने के लिए हॉल या गार्डन के बाहर डीजल से चलने वाली युक्ति होती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर कहते हैं। जनरेटर होता है ना, आपने देखा होगा, सुना होगा बड़ों से कि कोई फंक्शन है, लाइट चली जाएगी तो अपन जनरेटर की व्यवस्था कर लें, जिससे जनरेटर से वापस लाइट आ जाती है, मतलब विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है उससे। ठीक है। तो पहले ये अपन पार्ट कर लेते हैं इनके कि क्या क्या पार्ट हैं इनमें। वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन सी ऊर्जा? प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के निम्न चार भाग होते हैं। पहला, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? दो शक्तिशाली चुंबक, एक एन सिरा, एक एस सिरा, इस प्रकार से लगे रहते हैं। ये भाग रहता है इसका चुंबक का। ठीक है। तो दो शक्तिशाली चुंबक लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। और चुंबक के मध्य चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। हम जानते हैं ना, चुंबक के मध्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका दूसरा जो भाग है वो है आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर या कुंडली, कोई भी आयताकार कुंडली बना दी और आयताकार कुंडली के ऊपर तार लपेट दी है। ठीक है ना। जैसे ये आयताकार कुंडली है, मेरे पास खूब छोटे छोटे, ये ले लो, ये आयताकार कुंडली है। इस आयताकार कुंडली के ऊपर आप तार लपेट दो। ये तार का एक सिरा, ये तार हमने लिया और इस कुंडली पे तार ये लपेट दिए, ऐसे दिख रहा है ना सबको? ये तार लपेट दिए ऐसे, ये घेरा बना लिया। इस प्रकार से आयताकार कुंडली के चारों तरफ हमने तार लपेट दिए इस तरह से। ठीक है ना। आप जल्दी समझ जाओगे ऐसे। इसका ये एक सिरा है, ये तार ऐसे लपेट दिया, ये खूब सारे लपेटे लगा सकते हैं इसके, ऐसे खूब सारे लपेटे लगा दिए। ठीक है ना। तो हम कोई भी आयताकार कुंडली लेंगे, फ्रेम लेंगे आयताकार, और उसके ऊपर तार लपेट दिया हमने खूब सारे। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? कुंडली। तो क्षेत्र चुंबक, ये दो चुंबक हैं, ये एन सिरा, ये एस सिरा। ठीक है। और जो कुंडली है आयताकार कुंडली है, वो इसके बीच में, दोनों चुंबकों के बीच में रहेगा। इधर चुंबक है, इधर चुंबक है, ये आयताकार कुंडली बीच में। ठीक है। और इसके ऊपर तार लपेटे हुए, ध्यान रखना, समझ में आ गया? तो दोनों चुंबक, बीच में आयताकार कुंडली, ये दोनों भाग समझ में आ गए। अब है सर्पी वलय।
सर्पी वलय नीचे जो दोनों तार जो तार हमने लपेटे, उन तार को लपेटने के बाद उन तार के दोनों किनारे बचते हैं। दोनों किनारे जो हैं वो नीचे एक सर्पी वलय लगी रहती है जो घूमती है। ठीक है ना, अभी दिखाऊंगी डायग्राम में। सर्पी वलय लगी रहती है, C1 और C2 के नाम से शायद होगा चित्र में। और उनके नीचे दो ब्रश लगे रहते हैं, ब्रश छोटी छोटी ब्रश रहती है जो उन सर्पी वलय की टच रहती है। ये सर्पी वलय ऐसी होगी, इस सर्पी वलय में, और ब्रश जो होगी वो इस पर टच की हुई रहती है। ब्रश नहीं घूमते, जब कुंडली घूमेगी तो सर्पी वलय घूमेंगे उसके साथ, लेकिन ब्रश उसके साथ नहीं घूमती। ठीक है ना, तो 4 भाग हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखा दूँ। ये देखिए, ये चुंबक, ये चुंबक, दोनों चुंबक लगे हैं दोनों साइड में। ठीक है, ये ए बी सी डी आयताकार कुंडली है, ये ABCD आयताकार कुंडली है। ठीक है, जो चुंबक के बीच में रखी हुई है। ठीक है, ये देखो, ये सर्पी वलय, 2 सर्पी वलय है। 2 सर्पी वलय में एक वायर इस पे लगा रहता है, दूसरा वायर दूसरे वाले वलय पे लगा रहता है। और ये बीच वाले अक्ष, ये कुंडली घूमेंगे ना, कुंडली को अपन घुमाएंगे, ये कुंडली घूमेगी ऐसे, ऐसे घूमेगी ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में। ये 2 ब्रश लगे रहते हैं, B1 और B2। ये S1 दे रखा है, S1, इसको C1 भी लिख सकते हो, या S1 लिख दो, एक ही बात है। S1, ये B1, ये S2 और ये B2। ठीक है, बाहर ये लोड लगा रहता है यहाँ पर। डायग्राम समझ में आ गया सबके। चुंबक है 2 ऐसे, ठीक है ना, और इसके बीच में आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली पर तार लपेटे हुए हैं। तार का जो सिरा है, देखो ये वाला सिरा तार का, ये वाला सिरा सर्पी वलय इस पर, और दूसरा वाला सिरा सर्पी वलय S2 पर। ब्रश लगे रहते दोनों पे। ये जो सर्पी वलय S1 और S2 है वो कुंडली के टच किए हुए रहते हैं, तो ये कुंडली के साथ घूमते हैं, ऐसे गोल गोल ऐसे घूमेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये ब्रश नहीं घूमेगी। ब्रश बाहरी पथ पर, ये बाहरी पथ है, बाह्य परिपथ है, ये बाह्य परिपथ पर ये दोनों ब्रश लगी रहती हैं, जहाँ से विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं, और इस विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है और आगे सप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, जैसे जनरेटर में नहीं होता क्या, लास्ट ये इधर से कनेक्शन होता है। घर में जो अपन घर में लाइट लानी है, लाइट चली गई, लाइट का कनेक्शन करना है, तो यहाँ से करते हैं, जिससे यहाँ से जो बिजली बनती है वो आगे सप्लाई हो जाती है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया। ये क्षेत्र चुंबक है, ये आर्मेचर है कुंडली, और ये सर्पी वलय है S1 और S2, और ये 2 ब्रश है B1 और B2। ठीक है, नंबर 1 क्षेत्र चुंबक। इसे एक अति शक्तिशाली नाल चुंबक है। नाल चुंबक ये है, एक तो थी छड़ चुंबक, वो तो एकदम सीधी छड़ के समान। ठीक है ना, जो आपकी चॉकलेट आती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। और एक होती है गोल, इसको बोलते हैं नाल चुंबक, राउंड में। क्षेत्र चुंबक है, इसे एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक NS होता है, इसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ठीक है ना, नाल के आकार का, ये नाल का आकार होता है, इस आकार का लिया जाता है। नंबर 2 आर्मेचर या कुंडली। यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे की कुंडली PQRS होती है। तार होता है तांबे का तार उस लोहे की फ्रेम पर लगा दिया जाता है, चारों तरफ लपेट दिए जाते हैं, जिसको अपन कुंडली कहते हैं। सर्पी वलय, कुंडली के सिरे A व D को, कौन से सिरे, A व D, ये नीचे वाले, कुंडली के सिरे
ए व डी को अलग अलग पृथक्कृत धात्विक वलयों, पृथक्कृत का मतलब क्या है, ये जो सर्पी वलय S1 और S2 है ये आपस में स्पर्श नहीं रहते, ये सर्पी वलय जुड़े हुए नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। पृथक्कृत का मतलब अलग अलग, अलग अलग पृथक्कृत धात्विक वलयों S1 और S2 से जोड़ दिए जाते हैं। ये वलय कुंडली के घूमने से उनके साथ साथ घूमते हैं, जैसे कुंडली घूमेगी ना उनके साथ ये सर्पी वलय भी घूमेगी, ऐसे गोल ऐसे घूमते हैं। ठीक है। अब है ब्रुश, ये कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने दो ब्रुश होते हैं जिनका एक सिरा तो वलयों से स्पर्श रहता है। देखिए एक सिरा तो ये ब्रुश है, एक सिरा तो इस वलय से सर्पी वलय से स्पर्श है, देखो यहाँ पर, और दूसरा सिरा बाहर तार से जुड़ा हुआ है। ये पहला सिरा सर्पी वलय से स्पर्श किया हुआ है और ये दूसरी ओर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ये सर्पी वलय है और ये मान लो ब्रुश है, ये मान लो ब्रुश है, ये टच रहता है, यहाँ पे स्पर्श किया हुआ रहता है। ये घूमेगा, ये घूमेगा, लेकिन ये नहीं घूमेगा, ये यहीं रहेगा। ठीक है ना, कुंडली में ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी। ठीक है, और ये यहाँ पर स्पर्श रहेगा, इस पे टच रहेगा। जिनका एक सिरा वलयों को स्पर्श करता है तथा शेष दूसरे सिरों को बाहरी परिपथ में संयोजित कर दिया जाता है। जो दूसरे सिरे हैं दोनों ये वाले, इनको बाहरी परिपथ में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज इसकी जो क्रिया विधि है, वर्किंग कैसे करता है, ये वर्किंग वाला अपन कल पढ़ेंगे। तो आज इसका चित्र आप समझना, नहीं समझ में आया तो मुझे लिखना, मैं वापस आपको समझा दूंगी। और इसके ये जो पॉइंट्स हैं बनावट इसके वो आप लिख लोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।